हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए उत्तर लेखन में क्या कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्तर लेखन में ज़रूरी पॉइंट्स जिन्हें ध्यान रखना है। तो नंबर 1, भूमिका को प्रश्नानुसार रखना है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने अभी तक कॉपी देखी है, तो उसमें जैसे उन्होंने दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स पढ़ा या कुछ भी कंटेंट पढ़ा, फिर उसके बाद वो शुरुआत उसी ढंग से करते हैं जिस ढंग से दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स में दे रखी हैं बातें। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि भूमिका को प्रश्नानुसार रखना है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से आपको अपनी भूमिका को मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये बात नंबर 1। दूसरा, उत्तर में विवरण छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से दें। उत्तर में जो भी कंटेंट आप लिखो वो छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से लिखो। जैसे कि ये आपका आंसर बुकलेट है। ठीक है, अब इस उत्तर पुस्तिका में आपने कोई प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न है और इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे इसके उत्तर में आपने यहाँ से मिडिल ऑफ द लाइन से आप ऐसे शुरुआत करके 25 से 30 शब्दों का एक पैरा बनाना है। ठीक है, एक पैरा 25 से 30 शब्दों का बना करके लिखना है। फिर उसके बाद फिर जहाँ पर आपका ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करना है। ठीक है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, फिर दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ पर एंड किया, तो ये इसी के नीचे से फिर तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आंसर राइटिंग करना है। और जो जीएस में हम लोग करते आ रहे हैं कि जीएस में की मेन बॉडी में पॉइंट्स फॉर्म में आपने लिखा 1 2 3 4, तो ये वैकल्पिक विषय के पेपर में आपको नहीं करना है। और वैकल्पिक विषय में आपको छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से अपना उत्तर आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये क्यों करना होता है, ऐसा क्यों ज़रूरी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जैसे जब कोई आप पॉइंट्स फॉर्म में जब कोई उत्तर लिखते हो तो इसमें क्या होता है कि विश्लेषण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। यहाँ पर विश्लेषण प्रभावी ढंग से होता नजर आता है, नजर आता है। एनालिसिस अच्छे से होता है पैराग्राफ के माध्यम से, इसीलिए और ज़्यादातर वैकल्पिक विषय के उत्तरों में डेप्थ एनालिसिस ही मांगी जाती है। तो इसीलिए जो भी कंटेंट आप लिखो वैकल्पिक विषय के उत्तरों में, तो वो छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से लिखना है। भूमिका को प्रश्नानुसार रखना है हमेशा। और ये 2 पॉइंट्स हो गए। होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। फिर थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में अच्छी मार्किंग के लिए, कि
आलोचकों तथा समीक्षकों को अपने उत्तरों में विशेष स्थान देकर लिखना है। आलोचकों तथा समीक्षकों के ऊपर अपने उत्तर में बहुत जोर देना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गोदान उपन्यास पर कुछ आलोचकों और समीक्षकों के मत अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि आपने रामविलास शर्मा का कोई स्टेटमेंट है, तो उसको अच्छे से कहीं पर अपने कंटेंट में जहाँ पर आपको प्रश्नानुसार लगे कि ये ज़रूरी है तो उसको मेंशन करना है। जैसे रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट है कि अगर 1916 से 1936 ईस्वी तक का अगर इतिहास नष्ट भी हो जाता है तो उसे प्रेमचंद के उपन्यासों के माध्यम से या प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से उस इतिहास को सटीक ढंग से लिखा जा सकता है या उस इतिहास को सटीक ढंग से जाना जा सकता है। इस दौर के इतिहास को सटीक ढंग से जाना जा सकता है, इस दौर के इतिहास को सटीक ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। या जैसे कि विजय देव नारायण शाही का स्टेटमेंट है। विजय देव नारायण शाही का कथन है कि गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आँखें गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आँखें मुश्किल से अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। मुश्किल से अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। तो ये अभी जैसे आपने कोई उत्तर आपको लिखना हुआ हिंदी साहित्य से संबंधित, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित, तो उसमें ये बात ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अपने उत्तरों में आलोचकों तथा समीक्षकों को विशेष रूप से स्थान देना है, ठीक है। अगर आपने अपने उत्तर में किसी एक आलोचक या किसी एक समीक्षक को अच्छे से लिखा है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव और लगता है और उससे मार्किंग ज़रूर इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे प्रसाद को लेकर के जैसे बहुत सारे समीक्षक और आलोचक प्रसाद के ऊपर जैसे प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक पर आलोचकों और समीक्षकों का क्या मत रहा है, तो वो आपने स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित कोई प्रश्न आया और उसके उत्तर में आलोचकों और समीक्षकों के कुछ 1 से 2 मत लिख दिया आपने, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके उत्तर में और वो एग्ज़ामिनर को बहुत अट्रैक्ट करेगा, हिंदी साहित्य के एग्ज़ामिनर को। तो ये कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हुए। चौथा पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है वो यह है कि मुख्य भाग में विवरण देते हुए इस बात पर भी गौर करें कि उस समय या दौर की अन्य रचनाएं इस खास
प्रसंग के बारे में, इस खास प्रसंग के बारे में क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं। ठीक है, जैसे ये बात मैं ये उस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन करने वाली बात जो आती है, तुलनात्मक अध्ययन करने वाली जो बात आती है कि जैसे कि मान लेते हैं कि मनोविश्लेषणवादी विचारधारा, मनोविश्लेषणवादी विचारधारा जो है विचारधारा से संबंधित कोई प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे क्या है कि इसमें जैसे कुछ तीन साहित्यकारों के बारे में ज़्यादातर बात होती है। एक तो जैनेंद्र हो गए, इलाचंद्र जोशी और अग्गे। तो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से प्रमुख रूप से यही तीन संबंधित हैं। डॉक्टर देवराज भी संबंधित हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अग्गे का नाम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैनेंद्र के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, कोई क्वेश्चन पूछा कि जैनेंद्र के स्त्री चरित्रों को लेकर के, जैसे कोई बहुत बार क्वेश्चन आता है जैनेंद्र के स्त्री चरित्रों को लेकर, स्त्री चरित्रों पर कोई प्रश्न आया। ठीक है, तो अब जनरली क्या होगा कि चूंकि जैनेंद्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से संबंधित हैं और मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से संबंधित इलाचंद्र जोशी भी हैं, अग्गे भी हैं, तो जब भी जैनेंद्र का कोई क्वेश्चन आए और जैनेंद्र की यहाँ पर स्त्री चरित्रों की बात करें तो फिर थोड़ा बहुत कुछ कंटेक्स्ट जो है वो इलाचंद्र जोशी से कुछ रिलेट करके कुछ बता सकते हो, या अग्गे से रिलेट करके कि अग्गे के यहाँ पर भी स्त्री मनोदशा के बारे में बातचीत की गई है अग्गे के उपन्यासों में। जो जैनेंद्र के यहाँ जो स्त्री की जो मानसिक द्वंद्व, जैनेंद्र के उपन्यासों में जो स्त्री के अंदर जो मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है वो अग्गे के उपन्यासों में भी स्त्री के उस मानसिक द्वंद्व की ओर इशारा किया गया, या इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में भी उस मानसिक द्वंद्व की ओर विवरण जाता है, कुछ इस तरीके की बात। तो यही बात मैं लिखा हूँ कि मुख्य भाग में विवरण देते हुए इस बात पर भी गौर करें कि उस समय या दौर की अन्य रचनाएं इस खास प्रसंग के बारे में क्या कह रही हैं। ठीक है, तो मतलब तुलनात्मक अध्ययन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से संबंधित जो अन्य साहित्यकार हैं वो भी चूंकि सिमिलर मत ही रखेंगे क्योंकि एक ही युग विशेष से संबंधित है जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अग्गे, तो थोड़ा सा इसका भी आपको इन तीनों को जैसे जैनेंद्र के बारे में पूछा तो इलाचंद्र जोशी और अग्गे का नाम लेकर के कुछ 1 से 2 लाइन में कुछ कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा पांचवी बात ये कि जैसे कि समान थीम पर विवरण हो तो दोनों को संबद्ध करके लिखें। अब जैसे ये क्या है समान थीम, मतलब इधर मैंने बताया कि अगर मतलब उस समय या दौर में, जैसे उस समय या दौर की अन्य रचनाओं से, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि समान थीम हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे पूस की रात जो कहानी है, ठीक है, पूस की रात जो कहानी है, ठीक है, पूस की रात कहानी, तो इसमें भी किसानों की दशा का मार्मिक विवरण देखने को मिलता है और गोदान उपन्यास में भी किसानों की दशा का मार्मिक विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब
यहाँ पे क्या है कि जैसे गोदान उपन्यास से संबंधित कोई कंटेंट कुछ भी आप उत्तर लिख रहे हो, या पूस की रात का कुछ पूस की रात की जैसे संवेदना पक्ष को आप लिख रहे हो, जैसे आया प्रश्न आया कि पूस की रात की का संवेदना पक्ष को बताइए, ठीक है, या गोदान उपन्यास में किस तरीके से किसानों की मार्मिक दशा का चित्रण है, कुछ इस तरीके से जैसे प्रश्न आया, तो उस प्रश्न में के उत्तर में इस तरीके का कुछ, जैसे क्योंकि ये पूस की रात में भी किसानों की दशा का को दिखाया गया है और गोदान उपन्यास में भी किसानों की दशा को ही दिखाया गया है, तो आपको थोड़ा सा इंटर कनेक्ट करके कुछ 2 से 3 लाइन में लिख सकते हो कि मतलब पूस, जैसा कि प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में भी जिक्र किया है कि कुछ मतलब रिलेट करके भी मतलब कंटेंट दे सकते हो। इसको लेकर के कुछ समीक्षकों की कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बताऊं तो जैसे पूस की रात कहानी को लेकर के समीक्षक ऐसा मानते हैं कि पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने किसानों की जो मार्मिक स्थिति का जिक्र किया है, किसानों की मार्मिक स्थिति का जो विवरण प्रस्तुत किया है, किसानों की मार्मिक स्थिति का जो विवरण प्रस्तुत किया है, किसानों की मार्मिक स्थिति का जो विवरण किसानों की मार्मिक स्थिति का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह गोदान से भी अधिक असर डालने वाला है, वह गोदान से भी अधिक असर डालने वाला है। ये समीक्षकों का मानना है कि गोदान से भी अधिक पूस की रात कहानी में किसानों की मार्मिक स्थिति का वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूस की रात कहानी का जो हल्कू है, वो हल्कू जो है वो गोदान की होरी से और ज़्यादा कमज़ोर दिखाया गया है, क्योंकि हल्कू इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मजूरी करेंगे या मजूरी करके आगे जीवन यापन करेंगे, लेकिन होरी जो है वो संघर्ष करता है और किसान बनने को लेकर के उसके अंदर जो प्रयत्नशीलता है, या किसान वो मजदूरी को स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर हल्कू जो है वो सामाजिक व्यवस्था से इतना टूट चुका है कि वो अब किसान बनकर नहीं, मतलब मजदूर बनकर रहना भी स्वीकार कर लेता है। तो ये इस तरीके का कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी, जैसे पूस की रात का जैसे संवेदना पक्ष को आप बता रहे हो, ठीक है, तो संवेदना पक्ष पर कोई क्वेश्चन आया तो गोदान से तुलनात्मक अध्ययन करके भी लिख सकते हो। तो समान थीम पर विवरण हो तो दोनों को संबद्ध करके लिखें, आलोचकों और समीक्षकों को विशेष तौर पर अपने उत्तर में स्थान दें, और चौथी बात मैंने ये बताया कि उस समय या दौर की अन्य रचनाएं हों तो उनको इंटर कनेक्टेड करें, या जैसे मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से संबंधित ये 3 साहित्यकार हैं, तो इनकी रचनाओं को मतलब इंटर कनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हो गए, और इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में उत्तर लेखन करते हुए, कि जैसे एक बात और आपको बतानी है। जैसे एक क्वेश्चन आया कि नई कहानी की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, जैसे नई कहानी की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, नई कहानी की विशेषताएं लिखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आपने बताया कि नई कहानी जैसे इंट्रो आपने लिखना चालू किया कि नई कहानी 1956 से लेकर 1963 का दौर है जिसमें अकेलापन, अजनबीपन तथा अन्य विसंगतियों को
आधार बनाकर तथा अन्य विसंगतियों को आधार बनाकर साहित्य रचना की गई है। ठीक है, जैसे ये कुछ, या ये तो मतलब एक ऐसे ही मैं इंट्रो लिखने लगा कि आपको समझा सकूं कि जैसे नई कहानी 1956 से 1963 का दौर है, जिसमें अकेलापन, अजनबीपन तथा अन्य विसंगतियों को आधार बनाकर साहित्य रचना की गई है। ठीक है, या जैसे कुछ भी इंट्रो लिख सकते हो, या जैसे ये भी इंट्रो लिख सकते हो कि नई कहानी 1956 से 1963 ईस्वी का दौर है, जो भैरव प्रसाद गुप्त के संकलन नई कहानी से जिसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मतलब कुछ भी इस तरीके का इंट्रो लिखा। फिर इंट्रो लिखने के बाद जब आप मेन बॉडी में आए, क्योंकि मेन बॉडी में ये पूछ रहा है कि नई कहानी की विशेषताएं, तो मेन बॉडी में जैसे आप आए तो मेन बॉडी में जैसे आपने मतलब, या तो फिर अब जैसे एग्जैक्ट विशेषताएं पूछ रहा है तो पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप एक फिक्स मापदंड पे चलो और छोटे छोटे पैराग्राफ में ही विशेषताएं बता करके लिखो। ठीक है, जैसे कोई भी आपने विशेषता बताई नई कहानी के दौर की, कोई भी विशेषता बताई, ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत जैसे करके कोई एक नई कहानी के दौर की कोई भी एक कहानी, जैसे एक और जिंदगी, जैसे ये एक, तो फिर ऐसे कोई विशेषता आपने बताई, कोई विशेषता बताया, फिर उसके बाद फिर यहाँ जैसे मछलियाँ, जैसे मछलियाँ कहानी, जैसे एक और जिंदगी कहानी। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर तीसरा पैरा में कोई विशेषता आपने बताया, फिर जैसे करके, जैसे टूटना कहानी। तो ये इस तरीके से मतलब कि साहित्यिक या तथ्यात्मक जानकारी है जो आपके पास में, अब नई कहानी की विशेषताएं अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ऐसा नहीं है कि केवल विशेषताएं बस लिख दिया और उसको उदाहरण नहीं दे रहे हो, साहित्यिक उदाहरण नहीं दे रहे हो, तो साहित्यिक उदाहरण भी आपको हर एक पॉइंट्स पे देना ज़रूरी है। तो उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको और आपका आंसर राइटिंग और बेहतर होगा। इसके अलावा और एक बात और आपको बतानी है कि जैसे निष्कर्ष के स्तर पर अब बताऊं कि हिंदी साहित्य के उत्तरों में निष्कर्ष में क्या कुछ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो निष्कर्ष में एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं कि वो निष्कर्ष लिखते समय कुछ ऐसा कनेक्टिंग वर्ड नहीं देते हैं। तो निष्कर्ष लिखते समय हमेशा कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड्स कोई ना कोई ज़रूर हमेशा देना है। ठीक है, जैसे आपने इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ इस ऐसे, या अतः कहा जा सकता है कि, या निष्कर्षता, कुछ इस तरीके का कनेक्टिंग वर्ड्स दे करके अपने निष्कर्ष को लिखना है। पहली बात तो ये निष्कर्ष लिखते समय आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखना है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखना है, सकारात्मक पहलू ही उजागर करना है। ठीक है, निष्कर्ष लिखते समय क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, सकारात्मक पहलू ही उजागर करना है, तो मतलब क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की रंगमंचीयता पर कोई क्वेश्चन आया, प्रसाद की रंगमंचीयता पर कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, अब प्रसाद की रंगमंचीयता पर क्वेश्चन आया और आपने क्या किया कि आपने बताया कि प्रसाद की रंगमंचीयता जो है वो मतलब पात्रों की भाषा के स्तर पर देखें तो जटिल है, दृश्य संख्या के आधार पर देखें तब भी जटिल प्रतीत होती है। इसके अलावा पात्रानुकूल भाषा नहीं है, दृश्य के स्तर पर देखें तब भी जटिल है, चरित्रों की संख्या के स्तर पर देखें तब भी प्रभावी नहीं है। तो इस तरीके की रंगमंचीयता, प्रसाद की रंगमंचीयता की जो वास्तविकता थी वो आपने बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद निष्कर्ष
जब आप लिखो तो निष्कर्ष में ये बात जरूर इंडिकेट कर दो कि प्रसाद की रंगमंचीयता भले ही हिंदी साहित्य में अभिनय या रंगमंचीयता की दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य में अपना एक जटिल स्थान रखती है। प्रसाद का साहित्य या प्रसाद के नाटक, ऐसा कुछ कि प्रसाद निष्कर्षता कह सकते हैं कि प्रसाद के नाटक रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से अत्यधिक जटिल प्रतीत होते हैं, लेकिन यह हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसने अभिजात्य वर्ग के साहित्य को लोगों के सामने रखा, या अभिजात वर्ग मूलक साहित्य को और मजबूत किया। क्योंकि एक्चुअली प्रसाद की भाषा अत्यधिक तत्समी थी, तो कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि प्रसाद की भाषा तत्समी है। ये प्रसाद का जो साहित्य है उसको अभिजात्य मूलक साहित्य बोलते हैं। तो उसी बात को, जैसे थोड़ा सा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब बात आप रखो, कोई भी एस्पेक्ट्स आप अगर बता रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बुराई करना है लास्ट में साहित्यकार की। निष्कर्ष के स्तर पर आपको उस साहित्यकार की प्रशंसा के भाव में ही कुछ शब्द लिखना है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा निष्कर्ष के स्तर पर ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग वर्ड्स होने चाहिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से ख़त्म करना है चीज़ों को। ऐसी कुछ बातें, कभी कभी निष्कर्ष में ऐसा भी होता है कि निष्कर्ष में आपको कभी कभी करंट का भी कुछ कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। तो उसको हमें लगता है निष्कर्ष में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इप्टा के ऊपर, जैसे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो है, इप्टा के ऊपर जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, तो इप्टा के जैसे अभी 2023 में 80 साल पूरे हो गए थे, ठीक है। तो ये एक, जैसे ये अभी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से, अभिनय के दृष्टिकोण से। तो इप्टा के 2023 में 80 साल पूरे हुए, तो जैसे इस पर 10 मार्क्स में टिप्पणी करने को आया, तो इसके निष्कर्ष में आप स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र कर सकते हो कि इप्टा जो है अभी भी अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखे हुए है, और अब 2023 में इसके 80 साल पूरे होने पर मुंबई में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से कुछ बातचीत कर सकते हो निष्कर्ष लिखते हुए। तो ओवरऑल मैंने आपको कुछ हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में किन विशेष बातों का उत्तर लेखन में ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं आपको बताया कि भूमिका लिखते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि भूमिका को प्रश्नानुसार रखना है, और भूमिका को 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में लिखना है। और फिर उसके बाद उत्तर में विवरण जो है वो छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से दें, क्योंकि विश्लेषण प्रभावी ढंग से होता नज़र आता है छोटे छोटे पैराग्राफ में। अगर आप बिंदुवार ऐसे देंगे तो वो विश्लेषण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आलोचकों तथा समीक्षकों को अपने उत्तर में विशेष स्थान रखें, जैसे गोदान के ऊपर रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट, विजय देव नारायण शाही का स्टेटमेंट हो गया। तो ये बात, या मुख्य भाग में विवरण देते हुए इस बात पर भी गौर करें कि उस समय या दौर की अन्य रचनाएं इस खास प्रसंग के बारे में क्या कह रही हैं। जैसे जैनेन्द्र के नारी चरित्रों पर कोई क्वेश्चन आया, तो जैनेन्द्र के स्त्री चरित्र या नारी चरित्रों को लेकर के कोई प्रश्न आता है, तो उसमें अज्ञेय से रिलेट करके कुछ बात कर सकते हो, इलाचंद जोशी से रिलेट करके कुछ बात बता सकते हो, या जैसे समान थीम पर विवरण हो तो दोनों को संबद्ध करके लिख सकते हो, कनेक्ट करके लिख सकते हो। जैसे पूस की रात और गोदान को आपस में कनेक्ट करके अपने उत्तर को और प्रभावी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और फिर 6 नंबर पे मैंने बताया कि जैसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नई कहानी की विशेषताएं लिखिए, तो जब भी कोई पैरा ऐसा लिखो तो उसके साथ में साहित्यिक उदाहरण भी देते चलो, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल विशेषताएं ही लिख दिए और
ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब साहित्यिक जो तथ्यात्मक जानकारी है, साहित्यिक तथ्यात्मक जानकारी, उसको भी शामिल करते हुए चलना है। फिर उसके बाद जैसे निष्कर्ष लिख रहे हो तो निष्कर्ष में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि जैसे कनेक्टिंग वर्ड से ही निष्कर्ष वाले पैरा की शुरुआत करनी है। जैसे इस प्रकार अतः निष्कर्ष था, या दूसरा ये बात निष्कर्ष लिखते समय ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर गौर करना चाहिए। जैसे प्रसाद की रंगमंचीयता के बारे में लिख रहे हो तो जैसे प्रसाद की रंगमंचीयता की लाख बुराइयां हैं, ठीक है, लेकिन निष्कर्ष लिखते समय हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो कि प्रसाद का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य परंपरा के लिए एक अमूल्य धरोहर है, ऐसी कुछ बातचीत करनी है, ठीक है। या जैसे और थोड़ा सा निष्कर्ष लिखते समय कुछ करंट का अगर कंटेंट हो तो उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे इप्टा के ऊपर कुछ अभी करंट में बताया कि इप्टा के 2023 में 80 साल पूरे हुए थे, तो उसका जिक्र कर सकते हो। तो ऐसी कुछ बातें हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में अच्छे उत्तर लेखन में, ये कुछ अच्छे उत्तर लेखन के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा चीज़ें और बेहतर होंगी मुझे लगता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। बाकी और हम लोग इसी तरीके से और जो प्रॉब्लम्स आप लोग बताओगे तो उस पर बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।